नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। राजस्थान से यह खबर है जहां पर पॉलिटिक्स अब एक टेप के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी ने जहां ऑडियो टेप पर सवालिया निशान खड़े किए, वहीं बीजेपी के नेताओं ने कोर्ट के आदेश के बावजूद ऑडियो की सैंपलिंग देने से इनकार कर दिया। अब इस पर कोर्ट फैसला करेगी। इन सबके बीच गिरफ्तार कारोबारी संजय जैन की कोर्ट में पेशी हुई, जिन्हें 4 दिन के रिमांड में भेज दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की सियासी खींचतान में टेप कांड ने आग में घी का काम किया है। जिस टेप को लेकर कांग्रेस बीजेपी का भांडा फोड़ने का दावा कर रही है, बीजेपी ने उस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या ये एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? संबित पात्रा की तो झूठ बोलने की प्रैक्टिस है और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। उन्होंने कहा कि टेप बिल्कुल सही है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इससे ज्यादा क्या सुनना चाहते हो? एक इतने बड़े सीनियर लीडर ने जब इतनी बड़ी बात कह दी, तो अब ये मानकर चलिए अमित शाह जी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए, बताए कि बीजेपी की भूमिका क्या है। विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप कांड का मामला अब एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंच गया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई। एसीबी मुख्यालय में महेश जोशी का बयान दर्ज कराया गया। वहीं विधायक भंवरलाल शर्मा को नामजद किया गया है। महेश जोशी का दावा है कि वो भंवरलाल शर्मा की आवाज को पहचानते हैं। पूरा मामला पीसी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। जहां भी लोक सेवक को कोई प्रलोभन दिया जाता है या कोई लेन देन लोक सेवक का किसी कार्य के या किसी आशय से दिया जाता है, वहाँ पर हम पीसी एक्ट करने के लिए अधिकृत हैं। और एसीबी जो है पूरे प्रदेश में जो एकमात्र थाना है वो एसीबी में है, और इस तरह की शिकायत आने पर एसीबी पीसी एक्ट में कार्रवाई करती है। इस बीच पूरे सियासी घमासान को लेकर वसुंधरा राजे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कांग्रेस पर हमला किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की आंतरिक कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी नेतृत्व पर दोष लगाने का प्रयास कर रही है। सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। कभी जनता के बारे में सोचिए। उधर वसुंधरा राजे के करीबी विधायक कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेघवाल ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकार गिराने की साजिश हो रही है, जो बिल्कुल गलत है। तो आज राजनीति का स्तर जितना गिर गया है, मेरे 60 साल के राजनीतिक जीवन में इतना गिरा हुआ मैंने नहीं देखा। राजनीतिक पार्टियां जिस तरह की काम कर रही है, अब जैसे आप देखिए एक बाड़ाबंदी का मतलब आप समझते हैं? प्रत्येक विधायक की समझ और उसकी निष्ठा को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, ये दोनों पार्टियों में हो। उधर इनकम टैक्स की टीम ने अशोक गहलोत के करीबियों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि गहलोत के करीबियों के घर से भारी मात्रा में अघोषित रकम बरामद की गई है। वहीं आयकर विभाग ने रतनलाल शर्मा, सुनील कोठारी, राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जाता है कि ये सभी कथित रूप से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के करीबी हैं। गहलोत सरकार का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जयपुर के होटल में ठहरे कांग्रेस के विधायक मुगले आजम का मजा ले रहे हैं। दिल्ली से पौलवी शाह, जयपुर से देव अंकुर बधावन के साथ शरद कुमार, आज तक। संकट सरकार का खत्म नहीं हुआ है राजस्थान में, लेकिन थोड़ी राह जरूर मिली है अशोक गहलोत को। बड़ी खबर आपको दे देते हैं। दरअसल राजस्थान से जुड़ी हुई यह खबर, जहां पर भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी ने गहलोत सरकार को समर्थन देने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जयपुर में मुलाकात की है। बीटीपी के दोनों विधायकों ने अपनी मांग पत्र के साथ गहलोत सरकार को समर्थन देने का आधिकारिक ऐलान किया है। इस बारे में खुद मुख्यमंत्री की ओर से भी जानकारी दी गई है। उन्होंने ट्वीट किया, भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायकों ने उनकी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर अपनी मांग पत्र के साथ चर्चा कर सरकार को समर्थन देने की घोषणा की है। अशोक गहलोत ने यह ट्वीट किया है। आपको बता दें, बीटीपी के दोनों विधायक रामप्रसाद और राजकुमार रौत दोनों ने बाकायदा कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास गलत है। आपको बता दें, समर्थन का ऐलान उनकी ओर से पहले किया गया था। हालांकि सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई में एक वक्त ऐसी भी खबर इस पार्टी के जरिए आई थी कि जहां पर इसने खुद को न्यूट्रल रखने की बात कही थी। बाद में इसमें समर्थन की बात कही और अब बाकायदा समर्थन पत्र सौंपा भी जा चुका है। यानी कि फ्लोर टेस्ट के वक्त ये पार्टी
कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई अशोक गहलोत के साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी नजर आएगी। तो ये राजस्थान से बड़ी खबर थी। आगे बढ़ते हुए आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिन के दौरे के आखिरी दिन बाबा बर्फानी के आज दर्शन किए हैं। एलओसी पर फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों में उन्होंने जोश भरा। साथ ही पाकिस्तानी बॉर्डर पर सैन्य तैयारियों का भी रक्षा मंत्री ने लिया जायजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबा बर्फानी के दर पर पहुंचे। सावन के पावन महीने में उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और भोले बाबा का आशीर्वाद लिया। अमरनाथ गुफा में रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने बर्फ से ढकी अमरनाथ गुफा में करीब 1 घंटा बिताया। अपने 2 दिन के लेह और जम्मू कश्मीर दौरे का आखिरी पड़ाव राजनाथ सिंह ने एलओसी के पास बिताया। उन्होंने कुपवाड़ा में एलओसी के बेहद करीब फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और पाकिस्तान जैसे धोखेबाज देश के खिलाफ सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। कुपवाड़ा के फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों ने गर्मजोशी के साथ राजनाथ सिंह का स्वागत किया। उनकी मौजूदगी में पूरा माहौल भारत माता की जय के उद्घोष से गूंजा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ चिनार कॉर्प्स के कमांडर ने रक्षा मंत्री को सुरक्षा हालात के बारे में पूरी जानकारी दी। देश की सीमाओं पर डटे बहादुर जांबाज सैनिकों की तैयारियों को देख रक्षा मंत्री भी खुश दिखे। रक्षा मंत्री ने द्रास में करगिल के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। 2 दिन के दौरे पर कल रक्षा मंत्री लेह पहुंचे थे। उन्होंने 2 दिन में एलओसी का दौरा कर दुश्मन को कड़ा संदेश दिया कि भारत का विश्वास हमेशा वसुधैव कुटुंबकम पर रहा है, लेकिन अगर किसी ने हिंदुस्तान की संप्रभुता को चुनौती दी तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। शुक्रवार को लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना के उपकरण और हथियारों को देखकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के दौरे पर गए। रक्षा मंत्री ने सीमा पर तैनात जवानों के साथ साथ सेना के कमांडरों के साथ भी विचार विमर्श किया और हालात का जायजा लिया। राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस के जवानों को द्रास में जाकर वार मेमोरियल पर श्रद्धांजलि भी दी। अशरफानी, श्रीनगर, आज तक। और अब खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर के शिलान्यास के शुभ मुहूर्त का ऐलान होने वाला है। आज श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में भूमि पूजन के लिए 3 और 5 अगस्त की तारीख तय करके पीएमओ को भेज दी गई है। इस पर आखिरी फैसला पीएमओ करेगा। साथ ही मंदिर के प्रस्तावित नक्शे और ऊंचाई में भी बदलाव किया गया है। जगह तो सुप्रीम कोर्ट और करोड़ों लोगों की आस्था ने पहले ही तय कर ली थी, लेकिन वक्त को लेकर अभी तक संशय बना हुआ था। अब जाकर वो शुभ घड़ी भी तय होने वाली है जब दुनिया भर के सनातनियों के इष्ट और हिंदुस्तान के कण कण में बसे राम के जन्मस्थान पर मंदिर निर्माण का शुभारंभ होगा। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में इसी को लेकर अहम फैसले हुए हैं। शिलान्यास की तारीख पर अंतिम फैसला पीएमओ करेगा। पीएमओ को 3 और 5 अगस्त की तारीख दी गई। मंदिर के प्रस्तावित नक्शे में बदलाव होगा। मंदिर में 3 की जगह अब 5 गुंबद होंगे। मंदिर की ऊंचाई भी प्रस्तावित मॉडल से ज्यादा होगी। विगत कई दिनों से हम लोगों की मांग रही है कि मंदिर की जो है भव्यता है और उसको ठीक किया जाए, क्योंकि इतने वर्षों के बाद ये अवसर प्राप्त हो रहा है। पूरे विश्व का जनमानस
आएगा देखने के लिए, हिंदू जनमानस आएंगे देखने के लिए, तो कुछ ऐसा बने भव्य और दिव्य जिससे लगे कि मेरे आराध्य, मेरे भगवान इतने दिन से टेंट में रहते थे, अब भव्यता प्रदान किया गया है। माना जा रहा है कि 5 अगस्त को मंदिर के शिलान्यास की तारीख तय कर ली गई है। आज की बैठक में अंतिम विचार विमर्श के बाद इस पर मुहर लगाई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के गठन के बाद से ही साधु संत लगातार पीएम मोदी से शिलान्यास करने की अपील करते रहे हैं। पीएम मोदी को ये शुभ कार्य सावन के महीने में करने को लेकर संतों की तरफ से चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है। लेकिन पीएम इस बारे में क्या सोच रहे हैं, ये उन्होंने अभी तक जाहिर नहीं किया है। मोदी जी का जो पत्र भेजा गया था, अभी क्या लेटर आया, क्या है, इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं मोदी जी यहाँ पर आए, मंदिर का निर्माण कराएं। कोरोना के कारण से कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम माने अयोध्या में लाखों लोगों को इकट्ठा करने वाला, ये उचित नहीं है। ये तो कार्यक्रम ऐसा होगा कि कुछ थोड़े से लोग अयोध्या में आए और देश भर में इसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन ये सब जगह होगा। ये भी सच है कि अगर पीएम मोदी शिलान्यास के मौके पर अयोध्या पहुंचते हैं तो वो रामलला के दरवाजे तक पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। विवाद और कानूनी प्रक्रिया के दौर में तिरपाल के नीचे विराजे रामलला के दर्शनों के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा। ऐसे में बीजेपी समर्थकों और राम में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों को पीएम मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं। अयोध्या से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। रामलला अब पीएम मोदी आएंगे, सभी के ज़हन में ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आस्था की खबर के बाद अब चलते हैं लखनऊ, जहां आत्मदाह कोशिश मामले में पुलिस ने एआईएमआईएम नेता को गिरफ्तार किया है, जबकि कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ बकायदा केस दर्ज हुआ है। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए अमेठी में 2 और लखनऊ में 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की ये झकझोर देने वाली तस्वीरें अब सियासी लड़ाई में बदल गई हैं। योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने आरोप लगाया कि एआईएमआईएम और कांग्रेस के नेताओं ने दोनों महिलाओं को भड़काकर आत्मदाह के लिए उकसाया। वो जो एक महिला जो बेचारी नाली का विवाद लेकर आई थी, उसको इन्होंने इतना ज्यादा भड़काया और फुसलाकर यहाँ लाए और भड़काकर उनको कहा कि आत्मदाह करो, तब तुम्हारी बात लोग सुनेंगे। तो ये इस तरह का पैमाना सिर्फ कांग्रेस और इस तरह के छोटे दलों का हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सियासत में बिलीव नहीं करती है। इस मामले में पुलिस ने अमेठी के एआईएमआईएम नेता कदीर खान, कांग्रेस के नेता अनूप पटेल समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यूपी पुलिस का दावा है कि दोनों महिलाएं इनके संपर्क में थी। इसकी पुष्टि सीडीआर यानी कॉल डिटेल के रिकॉर्ड से होती है। पुलिस ने कदीर खान और आसमा नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो 4 एफआईआर में नामजद हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। एक आसमा है, दूसरा सुल्तान है, तीसरा व्यक्ति यह एमआईएम अमेठी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कदीर खान, और चौथे कांग्रेस के हैं जो पूर्व प्रवक्ता बताए गए हैं अनूप पटेल। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में लोक भवन पर तैनात ड्यूटी इंचार्ज दरोगा और 2 महिला कांस्टेबल समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। अमेठी में भी थाना प्रभारी और एक दरोगा को सस्पेंड किया गया है। इसमें तत्काल प्रभाव से जो थाना प्रभारी हैं, थाना प्रभारी जामू और हल्का प्रभारी और वहाँ के 2 बीटा आरक्षी, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। और इसमें एक डिटेल इंक्वायरी एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को दी गई है और उनकी जांच आने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दुख जताते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उधर न्याय की आस में अमेठी से लखनऊ आकर आत्मदाह करने वाली महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। इस पूरे मामले को लेकर यूपी में सियासत जहां गर्म है, वहीं बिहार में बाढ़ की विभीषिका के बीच कोरोना की रफ्तार ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
राज्य में चुनावी चिक-चिक के बीच कोरोना के खिलाफ जंग बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज 1667 नए मामलों के बढ़ने के साथ ही कुल आंकड़ा 25,000 के करीब पहुंच गया है। बिहार जो है एक तरह से नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि यही हालात रहे ग्लोबल हॉटस्पॉट हो जाएगा बिहार। तथ्यों की जांच करके राजनीतिक प्रतिक्रिया दीजिए। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट अब विकराल होता जा रहा है। संकट के इस दौर में बिहार पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ बाढ़ का हाहाकारी रूप है तो दूसरी तरफ कोरोना की मार। नदियां उफान पर हैं, लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोरोना से लड़ाई सबसे बड़ी चुनौती है। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1667 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना का ग्राफ 24,000 के पार पहुंच गया है, जिसमें 8,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक 200 से ज्यादा लोग वायरस से जंग हार चुके हैं। हम तो लगातार सरकार को सचेत करते रहे हैं और आज भी सचेत करते रहे हैं। बिहार जो है एक तरह से नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि यही हालात रहे जिस प्रकार से चल रहा है वो ग्लोबल हॉटस्पॉट हो जाएगा बिहार। और हम लोगों की चिंता है कि जो पॉजिटिविटी रेट जो है लगभग जो है अगर 11 जुलाई से 17 जुलाई का अगर देखा जाए तो पॉजिटिविटी रेट जो है 13% है, यानी देश में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट जो है बिहार में पाए जा रहे हैं। पटना, सीवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, बेगूसराय, भागलपुर में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। पटना में सबसे ज्यादा 3,000 लोग कोरोना पीड़ित हैं। बिहार जैसे राज्यों में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, उनका जो छोटे छोटे जिले हैं या फिर गांव कस्बे के इलाके हैं वहां पर किस तरह से हो। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती है कि टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जाए। हम हाजीपुर के सदर अस्पताल में इस समय मौजूद हैं और टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने की एक कोशिश यहाँ पर दिखती है क्योंकि 24 घंटे ये लैब यहाँ पर चलते रहता है और आसपास के जितने लोग हैं जिन्हें कहा जाता है कि आपको टेस्टिंग करनी है वो सब यहाँ पर आते हैं और कोविड-19 लेबोरेटरी जाँच घर जो यहाँ पर है वो इन सारे सैंपल्स को कलेक्ट करके आरटी-पीसीआर जो है वो मुख्य टेस्टिंग सेंटर पर जाएगा। बाकी जो एंटीजन टेस्ट्स होते हैं उनके नतीजे यहाँ पर आते हैं। तो कोशिश ये है कि 24 घंटे चलाकर या फिर गांव-गांव में वो मोबाइल वैन्स को पहुंचाकर अधिक से अधिक संख्या में उन सैंपल्स को कलेक्ट किया जाए। जितनी टेस्टिंग होगी उतना ही पता चलेगा कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, उपचार की जरूरत है ताकि संक्रमण आगे न फैले, उनको पहले ही आइसोलेट कर दिया जाए। उधर बिहार में चुनाव भी सामने है, लिहाजा कोरोना पर सियासी मोर्चेबंदी भी बेहद सख्त हो गई है। बिहार में लोग जो है निराश हैं नीतीश जी को काम को देख करके। एक तरफ बाढ़ है, जो हालात, जो परिस्थिति है कोविड-19 है, लोगों का जो विश्वास का जो पूल है, भरोसे का जो पूल है और सब्र का जो बांध है वो टूटता जा रहा है। और बिहार सरकार ने अब तक कोई नहीं बताया कितने वेंटिलेटर्स लिए, क्या लिए। अस्पताल में भी जो है प्रबंध ठीक से नहीं है, लोग मर रहे हैं। ये खुद तो भ्रष्टाचार के राजकुमार हैं और पिता तो भ्रष्टाचार के महामंडलेश्वर हैं। ये तो दीक्षा देते हैं, अपराध दीक्षा। और इसका इसलिए कम से कम हम अनुरोध करेंगे कि तथ्यों की जांच करके राजनीतिक प्रतिक्रिया दीजिए, नहीं तो लोग समझेंगे ही कि डीपीएस का डिग्री नहीं, ये चरवाहा विद्यालय का डिग्री लेकर के बोलते हैं। बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन है, लेकिन सवाल यही है कि क्या लॉकडाउन से कोरोना काबू में आ पाएगा। हाजीपुर से श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। चुनौतियां अपार हैं बिहार में, लेकिन इन सब के बीच कोरोना से जुड़ी हुई अच्छी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली के एम्स से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कोरोना वैक्सीन के इंसानों पर ट्रायल की इजाजत मिल गई है। दिल्ली के एम्स में वैक्सीन ट्रायल की इजाजत मिल गई है। दिल्ली का एम्स देश का तीसरा ऐसा संस्थान होगा जहां इंसानों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की इजाजत मिली है। इसके पहले पटना एम्स और पीजीआई रोहतक में ऐसा हो चुका है। उम्मीद यही कि ये जो ट्रायल हो रहा है इसमें कामयाबी मिले ताकि कोरोना से जो जंग पूरी दुनिया इस वक्त लड़ रही है उसमें जीत मिल सके।
और अब आगे बढ़ते हुए कोरोना की बेकाबू रफ्तार की बात कर लेते हैं। आंकड़े जल्दी से आपके सामने दिखाने हम जा रहे हैं जो विकराल और डरावने होते हुए जा रहे हैं। देश भर में कोरोना का मामला 10 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। एक एक करके बीते 24 घंटे का आंकड़ा सबसे पहले आपके सामने हम देते हैं। 24 घंटे में देखिए 34,884 कुल केस सामने आए हैं, 17,994 ठीक हुए हैं, जबकि 671 लोगों की जान गई है। ये सिर्फ 24 घंटों का आंकड़ा है। ये बड़ा आंकड़ा यकीनन अपने आप में परेशानी का सबब, लेकिन देश के अब तक के कुल अंकों पर नजर डालें 10,38,716 कुल केस अब तक सामने आ चुके हैं। ठीक होने वालों की भी बड़ी तादाद है 6,53,751, जबकि 26,273 लोगों की जान हिंदुस्तान में इस कोरोना वायरस ने ले ली है। राजधानी दिल्ली के आंकड़े देखिए, संक्रमित होने वालों की तादाद 1,20,000 से ज्यादा, 99,000 से ज्यादा हालांकि ठीक हुए हैं। 3,571 लोगों की मौत हुई है। लेकिन आपको बता दें राजधानी दिल्ली में ठीक होने वालों की तादाद काफी ज्यादा बेहतर है। महाराष्ट्र का आंकड़ा 2,92,000 को क्रॉस कर चुका है। संक्रमण का ये आंकड़ा 1,60,000 ठीक हो चुके हैं, उससे ज्यादा बड़ा ये आंकड़ा ये तमिलनाडु 1,60,907 कुल संक्रमित, 1,10,860 ठीक हुए हैं, 2,315 लोगों की जान गई है तमिलनाडु का ये आंकड़ा। कुल मिलाकर कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार यकीनन उन तमाम बड़े राज्यों के लिए चुनौती बनी हुई है। खासतौर से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, बिहार की भी बात करें, अब यहां पर इस बेकाबू रफ्तार पर काबू कैसे पाया जाता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हुए अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर के शोपियां, जहां आज सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। उधर पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने फिर सीज फायर तोड़ा। रिहायशी इलाकों में मोर्टार और हल्की मशीन गनों से गोले दागे गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कश्मीर में आतंक और खून खराबे का कांटा निकालने के लिए सेना लगातार अभियान चला रही है। आतंक की जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन उनका आका पाकिस्तान भी उन्हें मौत से बचा नहीं पा रहा। सुरक्षा बल अपनी जान पर खेलकर आतंकियों के सफाई में लगे हैं। ये तस्वीरें शोपियां के अमशीपोरा की हैं, जहां आतंकियों के छुपे होने की खबर के बाद सेना ने घेरा डाला। रात में घेरेबंदी करने के बाद सुबह होते होते सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को 72 हुरों के पास भेज दिया। 2 दिन में सेना ने 3 अलग अलग एनकाउंटर में अब तक 7 आतंकियों को मार गिराया। शुक्रवार को कुलगाम में 3 आतंकी मारे गए थे, जबकि कुपवाड़ा में एलओसी के करीब एक घुसपैठिए को सेना ने मार गिराया था। उधर आतंकियों का आका पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़कर घुसपैठ की कोशिश में लगा है। पुंछ इलाके के खड़ी करमाडा के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने गोलीबारी की, इसमें 3 ग्रामीण मारे गए। तो ये पाकिस्तान जानबूझकर सिविलियन इलाके को भी टारगेट कर रहा है, ताकि वहाँ पे एक दहशत का माहौल हो, लोग घरों से बाहर ना निकलें, और ऐसी कंडीशन का फायदा उठा के वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट्स को इस फायरिंग की आड़ में पुश किया जा सके। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और लगातार आपने देखा इस रिपोर्ट में किस तरह से कार्रवाई भी की जा रही है। इसी के साथ देश तक में भी के लिए बस इतना ही।